हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। नौ वर्ष में पहली बार हम लोग उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष, जब हम लोग आज पॉलिटी की कक्षा पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और पॉलिटी का जो टॉपिक हम लोगों के समक्ष उपस्थित है वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पॉलिटी का अपना एक प्रोमिनेंट रोल है इस प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में। उस पॉलिटी में इस चैप्टर की जो अपनी महत्ता है वो कुछ अधिक ही है, क्योंकि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, चाहे वो प्रीलिम्स की परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, जहां इस टॉपिक से संदर्भित प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हों। हर समय इससे बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न आते रहे हैं। इसलिए और अब चूंकि बीपीएससी ने लगातार अपने पैटर्न में परिवर्तन किया है और आप जानते हो कि अब मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल पेपर को ऐच्छिक बनाते हुए, ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग बनाते हुए उसने ये एक एसे का पेपर जो है वो ऐड ऑन कर दिया है सिलेबस में। और अब ऐसा मानिए कि एसे का जो पेपर है वो पेपर एक तरह से आपका रिजल्ट बनाएगा और बिना एसे अब पास होने की कोई संभावना भी नहीं है। तो जब एसे का पेपर ऐड ऑन हो गया है तो उसमें भी इस पॉलिटी की अपनी एक इम्पोर्टेंस बनती है, दिखती है। और जैसा कि यूपीएससी के परीक्षा में होता रहा है कि वहां पर एसे के जो टॉपिक्स आते हैं उसमें एक दो टॉपिक्स इस विषय से संदर्भित होते ही हैं, ठीक यहां भी उसी तरह से कुछ होगा। और एसे की स्ट्रेटजी को लेके, एसे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे एक बेहतर एसे लिख पाएंगे, इसके लिए हम लोग एक अलग से सेशन आयोजित करेंगे जिसमें हम लोग उसके सारे संदर्भों की बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक का जिसे हम मूल अधिकार के रूप में जान रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार शब्द है ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसकी व्याख्या की हुई है ना। तो एक बात जानना है यहाँ कि चलो इस खंड को तो पूरे डिटेल पढ़ेंगे ही, सारे आर्टिकल्स का डिटेल करेंगे, लेकिन जब एक टॉपिक आया है फंडामेंटल राइट हम लोगों के सामने तो पहले ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि इसमें ये राइट्स का मतलब क्या है ना। अधिकार किसे कहते हैं, राइट्स क्या है। तो अगर हम अधिकार के बारे में बात करें कि अधिकार किसे कहते हैं तो अधिकार का जन्म मांग से होता है ना। यानी मांग से अधिकार पैदा होता है। तो अब आप कहेंगे कि क्या हमारे द्वारा जो भी मांग की जाती है क्या वो सभी अधिकार है। तो यहां समझना है कि मांग किससे किया जाता है, समाज से या जो अथॉरिटी है ना, जिसको हम प्राधिकरण कह रहे हैं, है ना। तो समाज और प्राधिकरण से जो भी मांग किया जाए क्या वो सभी मांग अधिकार है। तो अगर इसको हम जांचने का प्रयास करें तो मेरा उत्तर है नहीं, हर मांग अधिकार नहीं होती, परंतु अगर जिस मांग को समाज के द्वारा स्वीकार किया जाए, समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, प्राधिकरण के द्वारा स्वीकार किया जाए तो वह मांग अधिकार बन जाती है ना। अब ये जो मांग है ये निर्भर करता है कि कब ये अधिकार बनेगा, तो ये समय पर और देश पर, यानी बहुत हद तक इसको हम कह सकते हैं कि ये देश और काल पर निर्भर है कि कौन सा मांग अधिकार होगा और किस मांग को अधिकार नहीं माना जाएगा। जैसे आज की स्थिति में आप देखिएगा तो एक
चर्चित चीज है जिसका नाम है इंटरनेट, है ना। आप जानते हो कि इंटरनेट आज के जो जीवन है उस जीवन का एक फंडामेंटल राइट है। भारत की उच्चतम न्यायालय ने भी इंटरनेट को मूल अधिकार की स्थिति में रखा है और कहा है कि यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन क्या आज से 20 साल 25 वर्ष पूर्व क्या ये इंटरनेट जो है ये एक फंडामेंटल राइट या क्या राइट था क्या, और नागरिक इसकी डिमांड कर रहे थे क्या? उसकी उपलब्धता तक नहीं थी, डिमांड की कौन बात करे। तो लेकिन आज जब 20-25 वर्ष पूर्व ये एक अधिकार नहीं था, है ना, परंतु आज के समय में ये एक अधिकार के रूप में मौजूद है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रारंभ में अधिकार के रूप में नहीं रही हैं, लेकिन अब उन्हें अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। हालांकि मांग के रूप में वो हर समय समाज में मौजूद रहा है। दूसरी बात, जो बात अमेरिका में अधिकार के रूप में व्याख्यायित है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अधिकार भारत में भी हो। जो अधिकार ब्रिटेन में है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत में भी हो, और जो भारत में है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में भी मौजूद हो। इसलिए मैंने कहा है कि ये देश और काल के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी मांग अधिकार बनेगी। अब अधिकारों के कई प्रकार होते हैं, है ना। अगर आप अधिकारों के प्रकार के बारे में बात करिएगा तो अधिकारों का प्रकार है, जैसे सबसे पहला जो अधिकार आप देखिएगा आपको मिलेगा उसको कहते हैं प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। ये नेचुरल राइट्स क्या है? तो प्राकृतिक अधिकार का स्पष्ट मतलब है कि वैसे अधिकार जो प्रकृति प्रदत्त है ना, जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए हैं, वैसे ही राइट्स को हम क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जैसे प्रकृति ने हमको अधिकार दिया है, किस चीज का? सांस लेने का अधिकार, है ना। इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे कोई ले नहीं सकता, है ना। ये एक अनन्य अधिकार है जो यहाँ के किसी समाज के व्यक्ति, समाज की संस्था के द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए ऐसे अधिकार आते हैं प्राकृतिक अधिकारों की श्रृंखला में, है ना। उसी तरह से अगर दूसरा अधिकार आप बात करिए तो एक मिलता है हम लोगों को विधिक अधिकार, लीगल राइट्स। ये लीगल राइट्स क्या है? तो अगर लीगल राइट्स के बारे में बात करें तो वैसे अधिकार जो हमें कानून के द्वारा प्राप्त होता हो, है ना, जो हमें कानून के द्वारा मिलता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? विधिक अधिकार, लीगल राइट्स, है ना। यानी संविधान के द्वारा या देश के विधायिका के द्वारा कुछ कानून बनाकर और हमें जब अधिकार प्रदान किया जाता है तो उसको कहते हैं हम विधिक अधिकार। जैसे भारत में एक उदाहरण आप देख सकते हैं, आपको मिला है सूचना का अधिकार, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, क्योंकि संसद ने विधि बनाकर ये अधिकार हमें प्रदान किया है, ये अधिकार हमें प्रदत्त है। उसी तरह से अगर तीसरा एक अधिकार के बारे में आप बात करिए तो एक अधिकार आपको मिलेगा, उसको कहते हैं मानवाधिकार। देखिए ये प्राकृतिक अधिकार का ही एक अगली पीढ़ी है ना, उसी का एक अगला कड़ी है। और मानवाधिकार को आमतौर पे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार का एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मानवाधिकार का मतलब क्या है? देखो स्पष्ट रूप से ये दो शब्द से मिलकर बना है, मानव और अधिकार। यानी मानव मात्र में
जन्म लेने भर से मानव होने मात्र से जो अधिकार मिल जाए वही अधिकार कहलाता है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, है ना। तो एक मानव के लिए क्या चाहिए कि सोचने, समझने, विचार करने, अभिव्यक्त करने, है ना, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये सारे राइट्स जो हैं वो सब एक तरह से क्या है, मानवाधिकार है। इसमें तो था प्रकृति में कि प्रकृति के द्वारा जो जैसे सांस लेने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, ये सारा चीज इसमें था। ये इससे एक अगली पीढ़ी भी है, इसमें सांस लेने, भोजन करने, घूमने फिरने के अलावे एक मनुष्य होने के लिए जो आवश्यक अधिकार चाहिए वे सारे अधिकार इस मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं, इस मानवाधिकार की श्रृंखला में शामिल किए जाते हैं। तो ये तीन जो हैं ये मूल रूप से अधिकारों की श्रृंखला में आते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो अधिकारों की एक स्थिति हुई, भारत के संविधान में जो ये फंडामेंटल राइट है तो इन सभी राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जा रहा है ना। फंडामेंटल कहने के पीछे क्या रीजन है, क्यों हम उसको फंडामेंटल के नाम से जान रहे हैं। तो देखिए, भारत में जो भाग 3 में अधिकारों की व्याख्या है जिसे हम फंडामेंटल राइट की श्रृंखला के तहत गिनते हैं, ये फंडामेंटल कहने के पीछे कुछ रीजन है। आमतौर पे 2 प्रमुख रीजन है जिसकी हम इसमें चर्चा कर सकते हैं। पहला कि ये जो अधिकार है जिसका वर्णन भाग 3 में है, ये अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण के विकास के लिए आवश्यक है ना, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है ना। अब यहां बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए इसको। ये अधिकार यानी भाग 3 में वर्णित 12 से 15 तक में जो अधिकार है, ये अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वांगीण विकास का मतलब है ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट का मतलब है राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, यानी ये सारे तरह के विकास यो किसके द्वारा संभव है, इन्हीं अधिकारों के द्वारा है। तो इन अधिकारों को फंडामेंटल कहने के पहला रीजन ये नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, और दूसरा रीजन कि इन्हें न्यायालय के द्वारा सुरक्षा प्राप्त है, न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्राप्त है अर्थात अगर किसी भी परिस्थिति में इन अधिकारों का हनन हो रहा है तो हर नागरिक को यह अधिकार है कि वे अपने इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे न्यायालय के पास जाए। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जो स्वयं एक फंडामेंटल राइट है। इस आर्टिकल 32 के तहत हर नागरिक को यह अधिकार है कि यदि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा या राज्य के द्वारा उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके अधिकारों पर नकारात्मक ढंग से प्रभाव डाला जा रहा है, तो वह अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए सीधे उच्चतम न्यायालय में जाकर और आप उसकी सुरक्षा की गुहार लगा सकता है। तो ये न्यायालय के द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण इन भाग 3 के अधिकारों को मूल कहा जाता है ना। मूल कहे जाने के पीछे, फंडामेंटल कहे जाने के पीछे ये 2 मुख्य कारण है। अब जो भारत के संविधान के भाग 3 में अधिकारों की व्याख्या है, एक लाइन यहां जगह जगह आप सुनते होंगे जिसकी मैं चर्चा करना यहां जरूरी समझता हूं।
भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। तो सबसे पहली चीज कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है और क्यों इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगर मैग्ना कार्टा की आप बात करिए तो मैग्ना कार्टा की एक हिस्ट्री है। 25 जून 1512 को किंग जॉन ब्रिटेन में थे और किंग जॉन ने जो वहां के विद्रोही जो बैरल थे, उन्हें बैरन लोगों के जो विद्रोह हो रहा था उसी के दमन के लिए, या ऐसे कहिए कि उन्हीं की मांगों को किंग जॉन ने हस्ताक्षरित कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, और वही एक तरह से मैग्ना कार्टा के रूप में जाना गया। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है कि अधिकारों का व्यापक दस्तावेज, है ना। यानी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक साथ कई सारे अधिकार वर्णित हो, कई सारे अधिकारों की व्याख्या हो, तो वैसा ही दस्तावेज क्या कहा जाता है, वैसे ही दस्तावेज को हम मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं, मैग्ना कार्टा के रूप में समझते हैं। तो भारत के संविधान में भी इस भाग 3 में बहुत सारे अधिकारों की व्याख्या है, और ऐसा आप देखते हैं कि पूरे विश्व के किसी भी संविधान में इतने अधिकारों की व्याख्या नहीं है जितना अधिकार इस भारत के संविधान में के भाग 3 में है। यही वजह है कि भारतीय संविधान को के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। भारत का जो ये फंडामेंटल राइट है ये प्रेरित है यूएसए से, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के से हम लोगों ने इस फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को ग्रहण किया है, लेकिन यहाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि अमेरिका में भी उतने अधिकार नहीं हैं जितने अधिकार भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं, है ना। और कालांतर में जब जनहित याचिकाओं का दौर आया, न्यायिक सक्रियता आई, न्यायिक अतिरेक आया, जिसको जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है, तो ये जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन सब कारणों से भी फंडामेंटल राइट का जो खंड है वो धीरे धीरे और व्यापक होता चला गया। और इसमें तो इसकी व्यापकता में तो अनुच्छेद 21 का सबसे बड़ा रोल है। आगे करके हम लोग उसकी डिटेल व्याख्या भी करेंगे कि कैसे अनुच्छेद 21 को आगे बढ़ाया गया है। आइए, अब एक तो महत्वपूर्ण बात हुई कि भाई अधिकार क्या है, इसको मूल क्यों कहा गया, और भाग 3 की संविधान में स्थिति। अब चर्चा शुरू करना है कि भाई जो ये फंडामेंटल राइट है इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, इसकी कुछ मूल विशेषता है, वो क्या है उसको भी थोड़ा जानिए, उसको भी थोड़ा समझिए। तो अगर उसको हम जानने का प्रयास करें तो फंडामेंटल राइट की सबसे प्रमुख अगर कोई विशेषता है ना तो वो है यह वाद योग्य है ना, यह वाद योग्य है। अब वाद योग्य है इसका मतलब क्या है कि अगर राज्य के द्वारा हमको अधिकार नहीं दिया जा रहा है या किसी व्यक्ति या राज्य के द्वारा हमारे अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है तो नागरिकों के पास इस बात का अधिकार है कि नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय के पास जाएं और अपने अधिकारों की सुरक्षा का गुहार लगाएं, अपने अधिकारों के लिए मांग रखें। अर्थात न्यायालय के पास जाने का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट के संदर्भ में। यही आगे पढ़ेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वह उसको पढ़ेंगे कि यह वाद योग्य नहीं है, यानी उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता है कि यह नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है ना। ये दोनों के लिए है, नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। जैसे आप देखिए
तो आर्टिकल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल केवल नागरिकों के लिए है। ये आर्टिकल केवल नागरिकों के लिए हैं। ये सारे अनुच्छेद में विदेशियों को अधिकार नहीं है, लेकिन इसके अलावे जो और अन्य फंडामेंटल राइट है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, 18, 20, 21, 22, इस तरह से जो फंडामेंटल राइट हैं वह नागरिकों के लिए भी हैं और विदेशियों के लिए भी हैं, लेकिन ये केवल नागरिकों के लिए हैं। तीसरा, अगर आप इसकी विशेषता ढूंढने का प्रयास करिए तो यह नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार है ना। ये एक तरह से पॉलिटिकल राइट है ना। ये एक तरह से नागरिकों को राजनीतिक रूप से अधिकार संपन्न बनाता है। और वहीं आप अगर डीपीएसपी के बारे में आगे पढ़ेंगे तो वह सामाजिक और आर्थिक अधिकार है, वह सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से नागरिकों को संपन्न बनाता है। अगर उसी क्रम में इसकी चौथी विशेषता ढूंढने का प्रयास करें तो यह व्यक्तिगत अधिकार है ना। यानी हर व्यक्ति को इंडिविजुअली यह अधिकार मिला हुआ है, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे ये अधिकार मिला हुआ है। ये केवल सामूहिक तौर पे ये इसकी उपलब्धता नहीं है। उसी तरह से डीपीएसपी की बात करेंगे तो सामूहिक अधिकार, सामुदायिक अधिकार है जो पूरे समूह को देता है। ये हर व्यक्ति को इंडिविजुअली प्रदान किया गया है। पांचवी विशेषता अगर बात करेंगे यह, तो इसका दृष्टिकोण नकारात्मक है। इसका दृष्टिकोण नकारात्मक अधिकार की श्रृंखला में है। और यहाँ बहुत मैं महत्वपूर्ण रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक बात की गई है ये राज्य के लिए किया गया है ना। ये राज्य के लिए किया गया है क्योंकि फंडामेंटल राइट में ये कहा गया है राज्य को कि आपको क्या नहीं करना है ना। इस सेंस में आगे भी इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे, लेकिन पूरा फंडामेंटल राइट का नेचर जो है वो नकारात्मक नहीं है ना। केवल राज्य के दृष्टिकोण में इसकी नकारात्मकता दिख सकती है, लेकिन अगर समग्र रूप से इसको देखा जाए तो इसको नकारात्मक दृष्टिकोण का कहना थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन चलिए इसको भी एक विशेषता के रूप में हम लेकर चलते हैं क्योंकि राज्य के संदर्भ में इसकी चर्चा समीचीन हो जाती है। तो ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं। इसकी विशेषता के बाद अब इसका बारी आता है कि हम बात करें इसके अनुच्छेदों से संबंधित है ना। इसके आर्टिकल से रिलेटेड बात शुरू किया जाए तो सबसे पहली चीज की इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से 35 तक। और 12 अनुच्छेद और 13 अनुच्छेद, ये दो अनुच्छेद जो हैं एक तरह से फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करते हैं, बचाते हैं। क्या है वो, थोड़ा सा जानिए। अनुच्छेद 12, अभी मैंने विशेषता में एक बात कहा कि कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो राज्य के लिए नकारात्मक है ना। राज्य को ये नहीं करना है। तो मान लिया जाए कि किसी को अगर कहा जा रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है, अरे भाई तो वह व्यक्ति डिफाइन होना चाहिए कि आप किसको कह रहे हो कि ये काम नहीं करना है। अगर आप किसी एक्स को, किसी वाई को, किसी जेड को कुछ करने से रोक रहे हो या कुछ करने के लिए कह रहे हो तो वह एक्स, वाई और जेड व्यक्ति जो है वो क्या है, वो एक तरह से डिफाइंड पर्सन है ना। ठीक उसी तरह से अनुच्छेद 12 में जो पूरे फंडामेंटल राइट के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है ना।
यहाँ राज्य की परिभाषा कहने का मतलब है कि पूरे फंडामेंटल राइट में जहां जहां राज्य शब्द की व्याख्या है, स्टेट की व्याख्या है, वो स्टेट का मतलब क्या है, उस स्टेट के डिफिनीशन में क्या क्या आता है, कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से अथॉरिटी जो हैं उस स्टेट के डिफिनीशन में आते हैं। तो हम लोगों को इस स्टेट की परिभाषा जो है वो यहां समझ लेनी है कि स्टेट का मतलब क्या है। तो अगर आप अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा की बात करो और उसकी व्याख्या करो तो उसमें सबसे पहला अगर कोई संस्था है तो आता है संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा है राज्य सरकारें, जो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जो स्थिति है वो सब सरकारें भी इस राज्य की परिभाषा में महत्वपूर्ण है। तीसरा स्थानीय सरकारें, यहां स्थानीय सरकारें कहने का मतलब है ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरी स्तर पर शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इसमें जरूरी है। जो चौथा अगर आप इसमें बात करिए, अगर आप चौथे चीजों को इसमें जोड़ने का प्रयास करिए तो जैसे सेंट्रल लेवल की जो केंद्रीय पीएसयूज हैं, है ना, केंद्रीय पीएसयूज है ना, जैसे भेल, सेल, गेल, ओएनजीसी है ना, ये सब इसमें एलआईसी, जीआईसी वगैरह है ना, वो सब भी इसमें आते हैं। आप इसमें राज्य की भी अगर पीएसयूज है तो वो भी इसमें शामिल मानी जाती है, वो भी इसमें काउंट करी जाती है। और कोई विभिन्न जो ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण वगैरह बनते हैं वो सारा चीज भी इस राज्य की परिभाषा में शामिल होता है। यानी जो डिफिनीशन ऑफ स्टेट कहने का मतलब है कि अगर फंडामेंटल राइट में जहां कहीं भी राज्य के बारे में चर्चा है, स्टेट के बारे में चर्चा है, तो वह स्टेट में इन सब लोगों को समाहित करता है ना, इन सब लोगों को जगह बनाता है। यानी स्टेट कहने का मतलब ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। यदि कहीं फंडामेंटल राइट में ये कहा जा रहा है कि राज्य को ये काम नहीं करना है, यानी ये किसी को ये काम नहीं करना है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डिफाइन हो जाना चाहिए कि जिसके बारे में हम कहने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो पहले उसको जान लें। इसीलिए हमने पहले राज्य को जान लिया कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य का मतलब क्या होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और वह अनुच्छेद है आर्टिकल 13। अगर आप आर्टिकल 13 के बारे में बात करिएगा तो आर्टिकल 13 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और खासकर फंडामेंटल राइट के दृष्टिकोण से आर्टिकल 13 बहुत जरूरी है। जैसे आप पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, कि न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि भाई जब कोई कानून बनाया जाए विधायिका के द्वारा तो न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए उन कानूनों का रिव्यू कर सकती है, और यदि न्यायपालिका यह पाती है कि बनाया गया कानून अवैध है, बनाया हुआ कानून संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, तो वह उसे रद्द कर सकती है, वह उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो अनुच्छेद 13 भी कुछ इसी तरह की बात है, और यह फंडामेंटल राइट के संदर्भ में यह बात करता है कि भाई
कोई भी अगर कानून बनता है और उस कानून को फंडामेंटल राइट के साथ अगर मूल्यांकन करने पे यह पाया जाए कि वह कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो उस स्थिति में फंडामेंटल राइट को भी बचाना न्यायपालिका का कर्तव्य है। वह उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये ही अनुच्छेद 13 है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। ये उसका एक सारांश भर है कि अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को यह अधिकार दे देता है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के हर उस गतिविधि को रोके जो फंडामेंटल राइट को सीमित करता है, जो मूल अधिकार को सीमित करता है। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13 यह कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगा जिस विधि से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता हो। लेकिन यदि राज्य ऐसा कर देता है तो विधायिका या राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका के द्वारा समीक्षोपरांत रद्द किया जाएगा। अब जो रद्द करने की व्यवस्था है वो कैसे रद्द करेगा, है ना, वो कैसी बातें करेगा, तो इसमें 3-4 प्रकार के सिद्धांत हैं। जैसे एक सिद्धांत है जिसका नाम है पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक सिद्धांत है जिसका नाम है तिरोहित होने का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। और एक है अधित्याग का सिद्धांत, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो ये सब जो थियरीज हैं, इस थियरीज के आधार पर न्यायालय मूल्यांकन करता है, रिव्यू करता है और वह कानून को अवैध घोषित करता है ना। ये अनुच्छेद 13 से आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।